नमस्कार। अपन जॉन्डिस न्यूनेटल जॉन्डिस पढ़ रहे हैं। उसके अंदर जो अभी तक जो पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़े थे, पार्ट फर्स्ट डेफिनेशन, दूसरा पढ़ा था पैथोफिजियोलॉजिकल, तीसरा एटियोलॉजी, उसके बाद में पढ़े थे टाइप्स, उसके बाद में क्लिनिकल फीचर। तो ये पार्ट फर्स्ट के अंदर हैं। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट फर्स्ट को देखें और उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखें। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। क्लिनिकल फीचर तक पार्ट फर्स्ट के अंदर है, तो इससे आगे क्या आएगा? डायग्नोसिस पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फोटोथेरेपी है ना। तो ये आज पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं डायग्नोसिस से। पार्ट सेकंड, जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट को देख लें और उसके बाद में पार्ट सेकंड को स्टार्ट करें। धन्यवाद। देखिएगा, इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि कौन कौन सी जॉन्डिस के अंदर जांचें करेंगे ताकि फाइंड आउट कर सकें कि उसके अंदर क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन के अंदर करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। मैंने आपको बोला था कि बिलीरुबिन दो प्रकार के होते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। जैसे डॉक्टर लिखते हैं कि एक तो या लिखेंगे डायरेक्ट बिलीरुबिन की जांच करनी है, इनडायरेक्ट की लिखनी है, या टोटल बिलीरुबिन लिख सकते हैं, या टोटल बिलीरुबिन। तो इन टोटल बिलीरुबिन के अंदर क्या आएगा? दोनों ही आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इसकी जांच करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजेंगे ताकि ब्लड के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा कितनी है उससे मालूम पड़ जाएगा कि उसको क्या है, जॉन्डिस है। यदि बिलीरुबिन की मात्रा किससे ज़्यादा आती है, 5 mg पर डेसीलीटर, यदि 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो क्या होगा? जॉन्डिस होगा या नहीं होगा? उसके बाद में है ABO, दूसरा है ABO एंड RS इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने आपको कॉजेज के अंदर भी लिखाया था, तो जांच ये भी करेंगे, ABO एंड RS इनकम्पैटिबिलिटी को देखेंगे। तीसरा करेंगे PBF। देखिएगा, ये RBC का डिस्ट्रक्शन होता है ना, उसमें करते हैं। तो ये है, इसका फुल फॉर्म है पेरीफेरल ब्लड फिल्म। ये किस लिए करते हैं? फॉर RBC स्ट्रक्चर। RBC की स्ट्रक्चर कैसा है ना, कि क्यों टूट रहा है, क्या कारण है, उसके बारे में जानने के लिए पेरीफेरल ब्लड फिल्म स्टडी करेंगे। ठीक है। उसके बाद में 4th नंबर पे है सीरम एल्बुमिन, क्योंकि मैंने आपको कॉजेज के अंदर लिखाया था लैक ऑफ एल्बुमिन। यदि एल्बुमिन की कमी है तो वो बाइंड बना करके लीवर तक ले जाने में सक्षम नहीं रहेगा, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ी रहेगी। और ये रहेगा। दूसरा है सीरम हीमोग्लोबिन लेवल। हीमोग्लोबिन लेवल कितना है तो उसके अंदर ये भी देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कॉम्ब टेस्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्ब टेस्ट ध्यान रखना है। मैंने आपको लिखाया था सिक टेस्ट किस में करते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट किस में करते हैं, तो उसी हिसाब से कॉम्ब टेस्ट किस में करते हैं, जॉन्डिस के अंदर करते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन्डिस के अंदर कौन सा टेस्ट करते हैं, कॉम्ब टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं वो अपन बाद में पढ़ते हैं। देखिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन देखेंगे, ABO RS इनकम्पैटिबिलिटी देखेंगे, PFB पेरीफेरल ब्लड फिल्म देखेंगे फॉर द RBC स्ट्रक्चर के लिए, सीरम एल्बुमिन लेवल देखेंगे, हीमोग्लोबिन लेवल देखेंगे और क्या करेंगे, कॉम्ब टेस्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद में एक
क्लिनिकल एस्टीमेट के अकॉर्डिंग भी बिलीरुबिन को देखेंगे। तो ये टेस्ट हो गया। उसके बाद में है कि बिलीरुबिन की एक रेंज वाइज देखेंगे कि बिलीरुबिन कहाँ से कहाँ तक एरिया के अंदर स्प्रेड हुआ है। तो उसके अंदर देखिएगा सॉरी, क्लिनिकल एस्टीमेशन ऑफ जॉन्डिस, हेडिंग डालिए क्लिनिकल एस्टीमेशन ऑफ जॉन्डिस। क्लिनिकल एस्टीमेशन ऑफ जॉन्डिस, जिसके अंदर इधर लिखिएगा बिलीरुबिन लेवल। दूसरा है, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक्सटेंशन ऑफ एरिया, एक्सटेंशन ऑफ येलोविश डिस्कलरेशन एरिया। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक क्लिनिकल फाइंडिंग किया है, एक लैब इन्वेस्टिगेशन हुआ है, बिलीरुबिन की मात्रा रेंज हमको को मालूम हो गई है कि 5, 10, 12, 15 या 15 से ज़्यादा। तो उस कंडीशन के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा यदि बढ़ा हुआ कितना है, तो कितना बिलीरुबिन बढ़ा है, उस कितना बढ़ने में से कौन से ऑर्गन के अंदर बिलीरुबिन के सिम्टम देखने को मिलता है, वही है क्लिनिकल एस्टीमेशन ऑफ जॉन्डिस। देखिएगा बिलीरुबिन की लेवल ये था, यदि बिलीरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर है, यदि बिलीरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर है, तो ओनली ऑन फेस है ना। देखो एक्सटेंशन ऑफ येलोविश डिस्कलेशन, मतलब स्किन का कौन सा कलर अफेक्ट रहेगा, 5 mg पर डेसीलीटर है, यदि बिलीरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर है तो ओनली फेस पे स्किन का कलर देखने को, येलोविश कलर को देखने को मिलेगा। मैंने बोला कि आई के अंदर जो कौन सी लेयर के अंदर स्क्लेरा है ना, स्क्लेरा जो पार्ट है, जो आई का वाइट पार्ट है, वहाँ पे कब दिखाई देगा, जब बिलीरुबिन का लेवल 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो या 5 mg तक हो। ठीक है। दूसरा, उसके बाद में 10 mg 10 mg पर डेसीलीटर, यदि बिलीरुबिन का लेवल 10 mg पर डेसीलीटर है तो कहाँ तक फैलेगा, एरिया एबो अम्बिलिकस, एरिया एबो अम्बिलिकस है ना, अम्बिलिकल जो पार्ट है वहाँ तक रहेगा। ये 10 mg है तो 12 है तो 12 mg पर डेसीलीटर, 12 mg पर डेसीलीटर है तो एरिया टिल मिड थाई, एरिया टिल मिड थाई, TSIGS, मिड थाई तक। यदि बिलीरुबिन की मात्रा 15 mg पर डेसीलीटर है तो बिलीरुबिन की लेवल यदि इतना है तो कहाँ तक होगा, एरिया टिल लेग, एरिया टिल लेग्स तक पहुँचेगा। और यदि बिलीरुबिन एबो 15 mg है, एबो 15 mg पर डेसीलीटर है तो विथ येलो पार्ट, with yellow part, yellow palm and shoals। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दीजिए, थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं, एबो 15 mg पर डेसीलीटर। देखिएगा यहाँ पे एक रेंज बनाया है और टोटल बिलीरुबिन की जांच की है, जिसके अंदर बिलीरुबिन की मात्रा मालूम पड़ गया है 5, 10, 12, 15 और 15 से ज़्यादा।
तो एक क्लिनिकल एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो स्किन का जो कलर है कैसे फैलता है उसके बारे में बात हुआ है। 5 mg है, 5 mg है तो ओनली ऑन फेस, फेस के ऊपर होगा, आई के अंदर इसके लिए देखने को मिलेगा। यदि 10 है तो एरिया अम्बिलिकस एरिया तक, और 12 है तो एरिया टिल मिड थाई तक, और उसके बाद में 15 mg है तो टिल एरिया टिल लेग, पूरा लेग तक, और यदि 15 से ज़्यादा है तो विथ येलो पाम एंड सॉ, है ना, जैसे ये पाम है, इस हथेलियों के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा देखने को मिलेगा, हथेलियों और तलवे के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बिलीरुबिन है, देखिएगा ये कपाल है ना, ये कपाल है, ये देखिए ये अम्बिलिकस पार्ट है ना, वाओ क्या बनाया है ना। यदि ऑन फेस पे है तो ये कितना हो गया 5 है। दूसरा 10 mg है तो एरिया अम्बिलिकस एरिया ये हो गया 10। उसके बाद में टिल मिड थाई, ये थाई है, और ये वाला यहाँ वाला पार्ट कितना थाई है, और इस थाई का मिड थाई यहाँ तक है तो 12 तक, और पूरा लेग है तो ये कहाँ पे हो गया है 15 हो गया। और लेग के होने के बाद में यदि इसके तलवे की बात कर रहे हैं, इस तलवों के अंदर, और ये हैंड है, उस हैंड के जो पाम है उसके अंदर कब दिखाई देगा 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो इस हिसाब से दिखाई देगा। इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन है मैंने आपको बताया था कि कौन सी पोजीशन के अंदर सेफेलोक्यूडल पोजीशन, बिलीरुबिन का लेवल के लक्षण दिखाई देते हैं, वो कौन सी पोजीशन के अंदर देखने को मिलेगा, सेफेलोक्यूडल पोजीशन। सेफेलो मतलब ब्रेन से स्टार्ट होगा, और क्यूडल मतलब जो वर्टिब्रा नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट का जो है वहां तक जाएगा। तो मतलब सेफेलोक्यूडल पोजीशन के अंदर ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा। जैसे जैसे बिलीरुबिन बढ़ता जाएगा उस हिसाब से भी इनके सिम्टम स्किन के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था क्लिनिकल एस्टिमेशन ऑफ द जॉन्डिस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर, देखिएगा तो इसमें आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। 5, 10, 12, 15 और 15 से ज़्यादा फेस, अम्बिलिकस, मिड थाई, लेग और पाम एंड सॉ। तो अपन ये बात कर सकते हैं कि जब एक पर्सन है उसको पाम एंड सोल के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा या ये येलो कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि बिलीरुबिन की मात्रा बॉडी के अंदर कितने से ज़्यादा हो सकती है, कितना हो सकती है 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो सकती है। तो इससे भी अपन एक अनुमान लगा सकते हैं, इससे भी अपन एक डायग्नोसिस कर सकते हैं कि फेस वाला एरिया पे है तो बिलीरुबिन कितना रहेगा, अम्बिलिकल तक है तो कितना रहेगा, मिड थाई तक रहेगा तो कितना रहेगा, पूरा लेग या पूरा बॉडी रहेगा तो कितना रहेगा, और पाम एंड सोल के अंदर है तो कितना रहेगा, ये है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट। डायग्नोसिस सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट, इंक भर देते हैं। खत्म हो गए। भैया तो नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जॉन्डिस का मतलब क्या हुआ। समझ में आ गया? किन किन लोगों को समझ में नहीं आया? जॉन्डिस का मतलब पीलिया होता है और पीलिया का मतलब जॉन्डिस होता है। तो समझना क्या है? कुछ नहीं समझना है। जॉन्डिस का मतलब पीलिया, पीलिया का मतलब जॉन्डिस। हाँ, देखिएगा टाइम लगता है
समझने के लिए, बट अच्छी बात को ग्रहण करने के लिए, अच्छा नॉलेज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि आप टाइम अभी नहीं दोगे, अभी शॉर्टकट अपनाओगे, तो आने वाले टाइम के अंदर दिक्कत आएगी। क्योंकि एक नर्सिंग के फील्ड के अंदर आजकल बहुत सारे जो एजुकेशन लेवल है वो अभी बढ़ गया है। वो ज़माना गया जो जॉन्डिस को फीलिया और फीलिया को जॉन्डिस कहते थे, जिसको फोटोथेरेपी को ऑटोथेरेपी कहते थे, वो ज़माना गया। देखिएगा, एक हॉस्पिटल के अंदर एक जांच लिख के आया, जांच इन्वेस्टिगेशन, इको जैसे हार्ट की जांच होती है, इको करते हैं। तो एक पर्सन था, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हम जानते हैं उनको, तो वो बोले कि सर अपने एक यूको जांच करवाइए। मैं कि यूको को जांच नहीं होती है, यूको तो बैंक होता है। तो उनको क्या मालूम, वो ऐसे ही पढ़ के आए हैं, शॉर्टकट से पढ़ के आए हैं कि इको की जांच किस में होती है। तो वो जांच होती है, इको की जांच होती है, वो हार्ट के अंदर जांच होती है। बट वो बोलिए यूको जांच होती है, यूको कोई जांच नहीं होती है, यूको एक बैंक होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अपन को ध्यान रखना है कि क्या होता है, कैसे जांच की जाती है, किस में क्या होता है, प्रॉपर नॉलेज आपके पास में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद में आकर के बोलते हैं सर आज तो ऑटोथेरेपी के बारे में जाने। हम बोले ऑटोथेरेपी कौन सा, ऑटोथेरेपी तो नहीं है। तो सर आपने जो बोला था ना कि जॉन्डिस के अंदर, तो हम जॉन्डिस के अंदर ऑटोथेरेपी नहीं, वो फोटोथेरेपी बताया था। हाँ, फोटोथेरेपी तो जैसे है कि आपको बताएंगे तब मालूम पड़ेगा ना, नहीं तो क्या होता है ऑटोथेरेपी। ऑटोथेरेपी कोई भी नहीं है, ऑर्थोथेरेपी हो सकता है बट ऑटोथेरेपी नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऑटोथेरेपी नहीं था, वो क्या था, फोटोथेरेपी। अब ये भी जो मेरा स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनको सब मालूम है कि किसने बोला है या किसने नहीं बोला है। बोलेंगे कि सर बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती करने की बात नहीं है। वो दिन याद करो जो कुछ नहीं आ रहा था, बट पढ़ने के बाद में आपको कितना आ रहा है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा मैनेजमेंट की बात करते हैं। छोड़िए मैनेजमेंट के अंदर अपन करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। इसमें कोई सर्जिकल मैनेजमेंट तो होता नहीं है, है ना। तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस, क्या क्या बड़े बड़े पोर्शन हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी जिसको बोलते हैं लाइट थेरेपी, LIGHT, लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी भी पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, दवाई के बारे में, दवाई से कैसे उसको ट्रीट करते हैं। दूसरा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, BT जिसको बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो बड़े पोर्शन रहेंगे वही रहेंगे। फोटोथेरेपी के अंदर पहले बेसिक बातें पढ़ेंगे और फोटोथेरेपी की टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उस टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में प्रिकॉशंस क्या क्या सावधानी रखती हैं देते टाइम फोटोथेरेपी, उसके बारे में पढ़ेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर भी पढ़ेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना करना है, हाउ मच, कौन सा टेक्निक अपनाएंगे, कौन सी टेक्निक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ द जॉन्डिस, जिसके अंदर बड़े पोर्शन के अंदर 3 भागों में बांटा है अपने। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वो फोटोथेरेपी या ऑटोथेरेपी। ठीक है, फोटोथेरेपी देखिएगा, फोटोथेरेपी यूजिंग ब्लू या
यूजिंग ब्लू या ब्लू ग्रीन जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लाइट इन द फोटोथेरेपी, लाइट इन द फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के अंदर कौन सी लाइट यूज करते हैं। उसके बाद में देखिएगा लाइट वर्क, लाइट कैसे एक्शन करती है, लाइट वर्क कैसे करती है। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है जिसको बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, जिसको अनकॉन्जुगेट बिलीरुबिन होता है। उसको फोटो डिग्रेडेशन, उसका क्या होता है, फोटो डिग्रेडेशन होता है या कन्वर्ट होगा। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, डायरेक्ट बिलीरुबिन के अंदर, डायरेक्ट बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करता है या कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है। उसके बाद में बिलीरुबिन, नेक्स्ट वन पॉइंट, बिलीरुबिन absorbs maximum light in range, light in range यहाँ पे लिख देता हूँ 452 500 नैनोमीटर, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट रे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा जो वाइट लाइट, आपने देखा होगा कि एक वाइट होता है और एक क्या है, ब्लू लाइट। एक होती है वाइट होती है, और वाइट का जो वेव है वो वेव कितना है, 550 से लेकर के 600 नैनोमीटर। और उसके बाद में दूसरा है ब्लू का जो रहेगा वो रहेगा 420 से 480 नैनोमीटर। ये था आपके फोटोथेरेपी, ठीक है। फोटोथेरेपी के अंदर अपने क्या किया है, फोटोथेरेपी या लाइट थेरेपी यूजिंग ए ब्लू या ब्लू ग्रीन, कौन सी लाइट यूज करते हैं, ब्लू या ब्लू ग्रीन। इंपॉर्टेंट है, ब्लू या ब्लू ग्रीन लाइट होती है जिसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट लाइट इन द फोटोथेरेपी। ये फ्लोरोसेंट लाइट होती है फोटोथेरेपी के अंदर यूज करते हैं, जिसके अंदर दो ट्यूब रहती है, दो फ्लैक्स रहते हैं, जिसमें ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर की लाइट होती है, ठीक है। बट आपने देखा होगा कि फोटोथेरेपी एक मशीन है जिसके अंदर बच्चा यहाँ पे सोया रहता है, और यहाँ पे जो लाइट होती है जिसमें 4 लैंप रहेगा, मतलब 4 बल्ब रहेगा, वो वाइट बल्ब रहेगा, ठीक है। और 2 लैंप है वो कैसा रहेगा, ब्लू लाइट रहेगी। 4 जो बल्ब लगे हुए रहेंगे फोटोथेरेपी के अंदर, टोटल 6 जो बल्ब लगे हुए रहते हैं रोशनी के लिए, है ना, जिसमें फ्लोरोसेंट
जो लाइट है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो 2 लैंप है या 2 बल्ब है वो ब्लू कलर का होगा और 4 है वो क्या रहेगा, वाइट कलर की लाइट रहेगी। अब देखिएगा वाइट कलर की लाइट किस लिए काम लेते हैं कि जैसे ब्लू कलर ही ओनली रहेगा तो बच्चे का जो जैसे हेयर इरिटेट हो रहा है या वॉमिटिंग किया है या उसका बच्चे का कलर देखना है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द कलर, उस ऑब्जर्वेशन ऑफ द कलर करने के लिए वाइट लाइट वहाँ पे यूज करते हैं। और ब्लू लाइट एक मैक्सिमम कन्वर्ट ऑफ द अनबिलीरुबिन इनटू द बिलीरुबिन, है ना, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट लाइट होती है वो ब्लू लाइट रहती है। ठीक है, तो फोटोथेरेपी के अंदर ये 2 लाइट यूज करते हैं, 2 टाइप्स की लाइट यूज करते हैं, जिसके अंदर 4 बल्ब वाइट लाइट का रहेगा और 2 बल्ब रहेगा वो रहेगा ब्लू कलर का रहेगा। यहाँ पे यही बात हुआ है। फोटोथेरेपी के लिए फ्लूरोसेंट लाइट यूज करते हैं। लाइट एक्शन, ये जो फ्लूरोसेंट लाइट है जो फोटोथेरेपी देते हैं तो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन या अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो कन्वर्ट किस में कर देता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन के अंदर। किससे करता है, फ्लूरोसेंट लाइट होती है जिसको बोलते हैं फोटो डिग्रेडेशन, मतलब जो टूट कर है ना, टूट कर, जैसे इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है वो टूटता है फ्लूरोसेंट लाइट से और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन के लिए अंदर। और डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वो वाटर के साथ में घुल जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है, अपन को यही तो लाना है, क्योंकि जॉन्डिस के अंदर इन डायरेक्ट बिलीरुबिन है मात्रा ज़्यादा होती है। फ्लूरोसेंट फोटोथेरेपी इसमें क्या होगा कि उसको तोड़ करके किस में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिएगा बिलीरुबिन एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन रेंज। बिलीरुबिन है, बिलीरुबिन मैक्सिमम एब्जॉर्ब मतलब अच्छा बिलीरुबिन को कन्वर्ट करने के लिए या बिलीरुबिन को उस ब्लड से एब्जॉर्ब करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम जो लाइट रेंज रहती है वो रहती है 420 से 500 नैनोमीटर। ठीक है, वेव लेंथ ऑफ द लाइट रे, ये लाइट की रे है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटोथेरेपी के अंदर मैक्सिमम बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब करने के लिए कितना रे होना चाहिए, वो है 420 से 500 नैनोमीटर। होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा वाइट, मैंने आपको बोला है कि वाइट की 4 बल्ब रहेगा और ब्लू या ग्रीन का कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो वाइट की रेंज है वो कितना है, 550 से 600 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या है, ये तो 420 से 500 तक है। तो इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्बमेंट, जो वाइट वाली लाइट है वो एब्जॉर्ब करने का काम ज़्यादा नहीं करेगी, लेस इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव है किसकी तुलना में, ब्लू लाइट की तुलना में। तो और ब्लू लाइट की जो रेंज है वो 420 से 480 नैनोमीटर है। तो इसका मतलब हुआ कि 420 से 480 इसके बीच का जो रेंज ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट है। तो ब्लू लाइट है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा बिलीरुबिन को। ठीक है, और जो लाइट है वो वाइट लाइट है वो ओनली जो इंटरफेयर कर रहा है स्किन को, कलर को दूसरा ब्लू कलर देता है, उसको वाइट देखने के लिए, बच्चे का मतलब कलर देखने के लिए वाइट लाइट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फोटोथेरेपी। अब अपने यहाँ स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स, कैसे फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें को ध्यान रखते हैं। तो फोटोथेरेपी के अंदर आपको ध्यान रखना है ब्लू या ब्लू ग्रीन फ्लूरोसेंट लाइट यूज लेते हैं, उसके अंदर इसका क्या काम करता है, इनडायरेक्ट को किस में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। मैक्सिमम जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करने के लिए कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। व्हाइट और ब्लू के अंदर कौन कौन सी लाइट है और उसकी रेंज कितना कितना होता है वो बता दिया। उसके बाद में है व्हाइट की तुलना में ब्लू लाइट है वो अच्छा एक्शन करना करेगी। ठीक है, तो ये था फोटोथेरेपी के अंदर। अब नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ द फोटोथेरेपी। आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर एक फोटोथेरेपी मशीन है, NICU के अंदर रहती है, जिसमें छोटे बच्चे को जैसे बिलीरुबिन का लेवल 5 mg/dL से ज़्यादा है तो उसमें फोटोथेरेपी के अंदर रखते हैं। फोटोथेरेपी एक मशीन है, मशीन के अंदर एक बच्चे को लेटा दिया, लेटा देने के बाद में अब कब लेटाएंगे, जब बिलीरुबिन का लेवल 5 mg/dL से ज़्यादा है। ठीक है, तो लेटाने के बाद में सबसे पहले उसको आई और जेनिटल एरिया है उसको कवर करेंगे, दूसरा सब ओपन कर देंगे।
समझ गए? क्योंकि ये करेंगे कि इसके अंदर जो फ्लोरोसेंट जो रे होती है, रेडिएशन होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आंखों पे और जेनिटल एरिया पे क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसके बाद में फोटोथेरेपी देंगे। फोटोथेरेपी देते टाइम में ये ध्यान रखना है कि उसका जो पोजीशन है एवरी 2 आवर के अंदर चेंज करना है, 2-2 घंटे से हर पार्ट को चेंज करते हुए उसके ऊपर रेडिएशन देना है, हर टाइम वाइटल साइन चेक करना है, और 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। यदि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाओगे तो उस कंडीशन में आपने देखा है कि उसकी रे पड़ता है, जिसकी वजह से उसको डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दूसरी बात, हाइपरपायरेक्सिया रह सकता है कि उसको जो रे पड़ रही है तो हाइपरपायरेक्सिया भी हो सकता है। दूसरी जो ये रे पड़ रही है उसकी वजह से बेबी के ऊपर एक इरिटेट का कॉज करेगा, जिसके अंदर से रेसेज हो गए, ट्रांजिएंट रेसेज देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे रेसेज दाने के रूप में भी देखने को मिलेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान में रखना है, बार बार देखता रहना है, और जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है, रेडिएट वार्मर है उसको मेंटेन रखना है, ताकि यदि ज़्यादा है तो वो अपने आप मेंटेन करता रहे। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। अपन स्टार्ट करते हैं फोटोथेरेपी की टेक्निक्स। टेक्निक्स के अंदर पहले पॉइंट लिखिएगा, कवर जेनिटल एरिया, कवर जेनिटल एरिया एंड आईज ऑफ न्यूबॉर्न to protect from radiation, to protect from रेडिएशन को रोकने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, कीप द लाइट, दूसरा पॉइंट, कीप द लाइट 45 to 70 centimeter above the newborn, above the newborn, यहीं लिख देते हैं। ठीक, उसके बाद में लिखिएगा पोजीशन चेंज, तीसरा पोजीशन चेंज एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स के अंदर क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन मोर अमाउंट ऑफ फ्लूइड, चौथे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोर फ्लूइड मेनली कौन सा फ्लूइड, ब्रेस्ट फीडिंग टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए ये करेंगे नहीं करेंगे। पासिंग, नेक्स्ट लिखिएगा, पासिंग लूज ग्रीन stool and green urine is common, is normal phenomena after phototherapy, फोटोथेरेपी के बाद में ये नॉर्मल है। ठीक है, 6 पॉइंट लिखिएगा, मॉनिटर टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली। ठीक है, मॉनिटर टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली, टेम्परेचर को क्या करना है, फ्रीक्वेंटली
मॉनिटर करना है, ठीक है। उसके बाद में चेक कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसके अंदर वो चेक करते रहना है। एक होगा हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है, हाइपरपायरेक्सिया। दूसरा है डिहाइड्रेशन, और तीसरा है ट्रांजिएंट स्किन रेसेज, ये देखने को मिलेगा। तो उसका क्या करना है, मॉनिटर करना है, ठीक है। देखिएगा टेक्निक्स मॉनिटर टेक्निक्स की बात करें फोटोथेरेपी की, तो कवर द जेनिटल एरिया एंड आई ऑफ द न्यूबॉर्न टू प्रोटेक्ट द रेडिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक नर्स को क्या ध्यान रखना है फोटोथेरेपी देते टाइम में, तो जो आई और जेनिटल एरिया है वो कवर करके रखना है। दूसरा है कीप द लाइट 45 to 70 सेंटीमीटर एबव द न्यूबॉर्न। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि फोटोथेरेपी है, फोटोथेरेपी में जो लाइट लगा हुआ है उस लाइट से उस बच्चे के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 45 सेंटीमीटर या 45 सेंटीमीटर से एबो होना चाहिए। या रेंज की बात करें तो 45 से 70 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं सब इंपॉर्टेंट है। पोजीशन चेंज एवरी 2 आवर, ये भी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन चेंज है वो कितने कितने घंटे के अंदर करना है, 2-2 घंटे से पोजीशन चेंज करते रहना है, ठीक है। एडमिनिस्टर मोर फ्लूइड, मेनली जो ब्रेस्ट फीडिंग है टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए बार बार जो बेबी है 4-4 घंटे से उस मदर को देना है, और मदर अपने फीडिंग करवाएगी और फीडिंग करवाते हैं। जब फीडिंग करवाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मदर को ये बोलना है कि उनकी आंखों का जो स्क्लेरा है वो देखना है, स्किन का कलर कैसा है, और यदि उसकी स्किन का रेसेज है वो देखते हुए रहना है, ठीक है। उसके बाद पासिंग लूज ग्रीन स्टूल एंड ग्रीन यूरिन, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि फोटोथेरेपी के बाद में यदि ग्रीन स्टूल एंड ग्रीन यूरिन पास कर रहा है तो इट इज नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि जैसे बिलीरुबिन का डिस्ट्रैक्शन होता है तो टूटता है, तो वो एक्सक्रीट आउट वाया यूरिन एंड स्टूल के थ्रू वो बाहर निकल रहा है। तो फोटोथेरेपी के अंदर यदि ग्रीन स्टूल और ग्रीन यूरिन पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉनिटर टेम्परेचर फ्रीक्वेंटली, टेम्परेचर ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में जो 4 लाइट लगा हुआ है, 4 लाइट लगा हुआ है, एक लाइट है वाइट, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन को चेक करते रहना, चेक द कॉम्प्लिकेशन, जिसके अंदर हाइपरपायरेक्सिया रहेगा, मतलब फीवर रहेगा, क्योंकि लाइट का जो रहता है बार बार उसके ऊपर रहेगा, तो क्या है गर्मी रहेगी, जिसकी वजह से हाइपरपायरेक्सिया हो सकता है यदि ध्यान नहीं रखता था। डिहाइड्रेशन हो सकता है और ट्रांजिएंट स्किन रेसेज रह सकती है। जैसे बॉडी के अंदर आपने देखा होगा कि स्किन के अंदर या बॉडी के अंदर क्या है, कोई रिएक्शन हो रहा है, बिलिरुबिन टूट रहा है, टूटने की वजह से किसी भी प्रकार का एक्शन हो रहा है, और एक्शन होने की वजह से स्किन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, रेसेज रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा, रेसेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये था आपका टेक्निक्स। तो टेक्निक्स के अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में अपने बात किया। अब मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूं नोट लगा करके, ताकि आपको कोई भी पूछे कि वाइट और नोट कि फोटोथेरेपी के अंदर जो लाइट होती है वो एक तो होती है वाइट, WSIT, वाइट की कितनी लाइट होती है 4, और ब्लू का होता है 2, टोटल होता है 6 लाइट, ठीक है। अब ये क्या काम करती है उसके लिए लिखिएगा, ब्लू इंटरफेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किन कलर, स्किन कलर को इंटरफेयर करती है, कलर एंड हेडेक नोजिया। यहाँ पे मतलब स्किन कलर, हेडेक
एंड नोजिया, यहाँ पे लिख दीजिएगा एंड नोजिया। देखिएगा फोटोथेरेपी के अंदर कितना लाइट होता है, 2 लाइट होती है जिसमें वाइट और ब्लू रहेगा। वाइट का कितना बल्ब रहेगा, 4 रहेगा, ब्लू का 4 रहेगा, ब्लू का 2 रहेगा। तो ये ब्लू कलर की जो लाइट है, ब्लू इंटरफेयर ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्किन कलर, क्योंकि ब्लू कलर देखने को मिलेगा स्किन के ऊपर, तो इसकी वजह से ऑब्जर्वेशन, स्किन का कलर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, या नोजिया हुआ है, या उस बच्चे को हेडेक वेडेक हो रहा है, तो उसका ऑब्जर्वेशन करने के अंदर इंटरफेयर मतलब कुछ गड़बड़ी करेगा, तो उसके लिए यूज करते हैं। उसको देखने के लिए क्या करते हैं, वाइट लाइट यूज करते हैं, वाइट लाइट यूज करते हैं, ठीक है ना। इसलिए वाइट लाइट यूज करते हैं ताकि स्किन की पूरा कलर देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये था आपका टेक्निक्स ऑफ द फोटोथेरेपी। दूसरा है मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं अभी। मेडिकल मैनेजमेंट, देखिएगा मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आपने देखा होगा फेनोबारबिटॉन थेरेपी देते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं या कौन सा मेडिसिन देते हैं, फेनोबारबिटॉन, फेनोबारबिटॉन थेरेपी, फेनोबारबिटॉन थेरेपी देते हैं। फेनोबारबिटॉन थेरेपी क्या काम करती है, फेनोबारबिटॉन इंक्रीज फेनोबारबिटॉन increase activity of liver enzyme, कौन सा एंजाइम्स हैं, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज which increase bilirubin conjugated, देखिएगा फेनोबारबिटॉन थेरेपी दे रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट ये दवाई देते हैं। तो फेनोबारबिटॉन या मेडिकल जो थेरेपी है, फेनोबारबिटॉन थेरेपी इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द लीवर एंजाइम्स, ये बॉडी के अंदर क्या करता है, लीवर के अंदर जो एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स को क्या कर, एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और विच इंक्रीज बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड, जो क्या करता है, यदि ये जो जीटी एंजाइम्स है वो इंक्रीज रहेगा तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की मात्रा को बढ़ाएगा, ठीक है ना। और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या डायरेक्ट बिलीरुबिन की ही आवश्यकता होती है, तो इसमें कन्वर्ट करने की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फेनोबारबिटॉन के अंदर लीवर की जो एंजाइम्स है उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये हो गया अपन का मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद में है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। देखिएगा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना करते हैं वो देखिएगा कि 80 ml पर kg। बच्चे के अंदर जो ब्लड रहता है, इन्फेंट के अंदर कितना रहता है, 80 ml पर kg।
1 kg के अंदर कितना रहेगा 80 ml, तो इसका दुगुना कितना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, दुगुना कितना हो गया 160 पर केजी, 160 ml पर केजी, इतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। मतलब कि एक इन्फेंट के अंदर या न्यूबॉर्न के अंदर 80 ml पर केजी के हिसाब से ब्लड होता है, उस ब्लड को इससे दुगुना ब्लड क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि बहुत क्रिटिकल केस होता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, जिसके अंदर बिलीरुबिन की मात्रा 15 से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर जो ब्लड है उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है उसको निकाल दिया जाता है, और जो अच्छा ब्लड है, जो शुद्ध ब्लड है, उसको क्या कर देते हैं, पुश किया जाता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर एक टेक्निक्स अपनाते हैं, टेक्निक्स पुश एंड, पहले कर देते हैं पुल एंड पुश टेक्निक। मैंने आपको क्या बोला, 80 ml पर केजी के हिसाब से इन्फेंट के अंदर ब्लड होता है, उसका दुगुना ब्लड क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो ट्रांसफ्यूजन कितना करेंगे, 160 ml पर केजी के हिसाब से इंक्रीज करेंगे। बच्चे का वजन कितना होता है, 2.5 से 3.5, ये एक नॉर्मल रेंज है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि 1 केजी के अंदर इतना है तो उसका दुगुना करेंगे। ठीक है, उसमें क्या करना है, फुल एंड पुश टेक्निक्स अपनाएंगे। अम्बिलिकल है, अम्बिलिकल पर क्या करेंगे, एक कैथेटर लगाएंगे, कैथेटर, और उस कैथेटर लगाने के बाद में पहले 15 ml फर्स्ट 15 ml ब्लड है वो क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे, उसके बाद में 10 ml ब्लड पुश करेंगे। मतलब 10-15 ml ब्लड को निकाला, अम्बिलिकस से वहां पे एक कैथेटर लगा दिया, उस कैथेटर से 15 ml निकाल दिया, उसके बाद में 10 ml क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब देखिएगा ये जो ब्लड है 160 ml पर केजी के हिसाब से, तो यदि कितना ब्लड देंगे, देखिएगा 2.5 kg का बेबी है तो कितना देंगे, 160 और कितना हो गया 80, 300 ml ट्रांसफ्यूजन करेंगे। कितना ml करेंगे, यदि 2.5 kg का बेबी है तो कितना ml करेंगे, 300 ml ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो इस ब्लड को ऐसे देंगे, 15 ml बच्चे से अंदर से निकाल देंगे पहले, उसके बाद में 10 ml अपन ट्रांसफ्यूजन करेंगे, 15 निकालेंगे 10 देंगे। तो पुल एंड पुश टेक्निक अपनाएंगे। 10-12 भागों के अंदर, बड़े भागों के अंदर इस ब्लड को बांट करके ये जो 300 ml है 8 to 10 पार्ट के अंदर बांटेंगे और उसके बाद में देंगे। थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा देंगे, थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा देंगे, थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा देंगे। निकालने का कितना निकालेंगे, कितना देंगे, मैंने आपको बता दिया। कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, फुल एंड पुश टेक्निक अपनाते हैं। देखिएगा क्या होता है, लिखिए नोट्स। देखिएगा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में करते हैं वो ध्यान रखना है, इंडिकेशन का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को 5 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से बिलीरुबिन का लेवल दिख रहा है तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि इफ डायरेक्ट कुम टेस्ट इन RS पॉजिटिव बेबी, यदि कुम टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है और RS पॉजिटिव बेबी है, उसके अंदर जो कुम टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, तो उसके लिए करेंगे। दूसरा है सीरम बिलीरुबिन मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर इन द टर्म बेबी। यदि टर्म बेबी है, टर्म बेबी डिलीवर हुआ है, उसके अंदर बिलीरुबिन की मात्रा 20 mg पर डेसीलीटर है टर्म बेबी के अंदर, तो डिलीवर करेंगे, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। या जो प्रीटर्म बेबी डिलीवर हुआ है, प्रीटर्म बेबी की डिलीवरी हुई है और उसके अंदर बिलीरुबिन की मात्रा यदि 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे।
उसके बाद में कॉर्ड ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर। यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कॉर्ड ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल यदि लेस देन 10 है तो करेंगे। यदि सीरम बिलिरुबिन लेवल की मात्रा ट्रम बेबी डिलीवर हुआ है तो 20 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा है, या प्रीटर्म बेबी डिलीवर हुआ है उसके अंदर बिलिरुबिन की मात्रा 15 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, या डायरेक्ट कुम टेस्ट पॉजिटिव इन RS पॉजिटिव बेबी है उसके अंदर करेंगे। ये 3 इंडिकेशन है, उसके बाद ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, अब मालूम पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं। दूसरा है अमाउंट कौन सा अमाउंट किस टाइप का लेंगे, RS नेगेटिव वॉल ब्लड या RS नेगेटिव। यदि देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो उसमें RS नेगेटिव होल ब्लड लेंगे जिसमें RBC WBC प्लेटलेट्स FFB सब होगा, होल ब्लड लेंगे, या O पॉजिटिव ब्लड लेंगे। आपने देखा होगा डोनर किसको बोलते हैं, O पॉजिटिव को बोलते हैं, है ना, या O नेगेटिव को, तो O पॉजिटिव ब्लड लेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि 160 ml पर kg इंपॉर्टेंट है, 160 ml पर kg बॉडी वेट ब्लड इज रिक्वायर्ड है ना। जितना बॉडी के अंदर है उसका कितना देंगे, दुगुना। कितना होता है, 80 ml पर kg होता है। इन्फेंट या न्यूबॉर्न के अंदर 80 ml पर kg के हिसाब से होता है तो उसका कितना देंगे, दुगुना देंगे। प्रोसीजर कैसे प्रोसीजर कहेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर की बात करें, पुल एंड पुश टेक्निक अपनाएंगे। पहले ब्लड को निकालेंगे उसके बाद में देंगे। उसके लिए क्या करना होगा, दूसरा पॉइंट, 1 mm साइज कैथेटर लेंगे, 1 mm साइज का कैथेटर लिया, पास इन द अम्बलाइकल वेन। इंपॉर्टेंट है कि वहां वो कैथेटर कहां पे लगाएंगे, अम्बलाइकल वेन के अंदर लगेंगे। अम्बलाइकस वाला पार्ट है वहां से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि इन्फेंट के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कहां से किया जाता है, अम्बलाइकल वेन से किया जाता है। अप टू 7 सेंटीमीटर, जो 1 mm का कैथेटर लिया और 7 सेंटीमीटर क्या करेंगे, पास करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। जैसे ही 7 सेंटीमीटर पास करवाया सो कैथेटर रिस्ट कहां पे पहुंच जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में चला जाएगा। ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा में जाएगा, उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। करने के लिए 50 ml पुल करेंगे, 15 ml खींचेंगे और 10 ml पुश ब्लड एक्सचेंज एट वन टाइम, एक टाइम के अंदर 15 ml निकालेंगे और 10 ml पुश करेंगे। ये था आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक्सचेंज करने की टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या है, मैनेजमेंट में क्या प्रिकॉशन रखना है, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या प्रिकॉशन रखना है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और एक पार्ट बचा है, नर्सिंग मैनेजमेंट। देखिएगा, नर्सिंग मैनेजमेंट अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। एक फोटोथेरेपी हो रही है, फोटोथेरेपी पे बच्चा है, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, या जॉन्डिस की कंडीशन में क्या क्या प्रिकॉशन रखना होता है, क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में बात करते हैं। वो है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्किन कलर का जनरल कंडीशन देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, जनरल कंडीशन, जिसमें जनरल कंडीशन देखेंगे। दूसरा स्किन का कलर देखेंगे, स्किन का कलर कैसा है, या चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जनरल। और उसके बाद में क्या करेंगे, स्टूल का कलर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में टेम्परेचर देखेंगे नहीं देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे। उसके बाद में है पोजीशन, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। और उसके बाद में फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन देना है, फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन देना टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। ठीक है, फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन टू help exchange of bilirubin
यदि बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो गई है तो क्या है कि बिलीरुबिन एक्सचेंज होने में दिक्कत करेगा। तो ये जनरल कंडीशन में ध्यान रखना है। जनरल कंडीशन जिसके अंदर क्या करना है, वाइटल साइन लेते रहना है, स्किन को कलर देखना है, स्टूल का कलर देखना है, टेम्परेचर देखना है और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है, फूड एंड न्यूट्रिशन टू हेल्प द एक्सचेंज ऑफ द बिलीरुबिन। ठीक है, यदि फोटोथेरेपी है, यदि बच्चा फोटोथेरेपी में है, फोटोथेरेपी में है तो क्या ध्यान रखना है, फोटोथेरेपी के अंदर स्किन फोटोथेरेपी, क्लॉथ सबसे पहले है, क्लॉथ जो फेस आई है और जेनिटल एरिया है वहाँ पे क्लॉथ लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करने से पहले उसमें क्लॉथ व्लॉथ ध्यान रखेंगे। उसके बाद में टेम्परेचर फॉर एवरी 4 आवर, टेम्परेचर एवरी 4 आवर्स ये देखेंगे। उसके बाद में फ्लूइड, उनको फ्लूइड देंगे, मोस्टली कौन सा फ्लूइड, ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे। उसके बाद में पोजीशन चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज कितने घंटे में, एवरी 2 आवर्स के अंदर पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, और चेक कॉम्प्लिकेशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे और मैटरनल अटैचमेंट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, मैटरनल अटैचमेंट बार बार उसमें जो बच्चा है फोटोथेरेपी भी है उसको क्या करेंगे, मदर को देंगे ताकि मैटरनल अटैचमेंट भी बना रहे। तो ये था अपन के। और इलेक्ट्रिक सेफ्टी, जैसे फोटोथेरेपी लाइट से चलता है तो इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, यही तो ध्यान रखेंगे। तो फोटोथेरेपी के दौरान सबसे पहले फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, उसमें आई एंड जेनिटल एरिया को कवर करेंगे, टेम्परेचर एवरी 4 आवर लेंगे, डिस्टेंस कितना बना के रखना है, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना के रखना है और फ्लूइड मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, पोजीशन 2 घंटे में चेंज करना है। कॉम्प्लिकेशन जिसमें डिहाइड्रेशन है, हाइपरपाइरेक्सिया हुआ है या रेसेज हो रहे हैं तो उसको देखते रहना है, मैटरनल अटैचमेंट करवाना है, इलेक्ट्रिक सेफ्टी का ध्यान रखना है। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ये फोटोथेरेपी का था, ये जनरल मैनेजमेंट है, ये फोटोथेरेपी का है। और अभी अपन बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी है तो क्या ध्यान रखना होगा, एक कितना अमाउंट चार्ट बनाएंगे, कितना अमाउंट दिया या कितना पुल किया, कितना निकाला, उसका एक अमाउंट बनाना है। कौन से टाइप का ब्लड है, कब स्टार्ट किया था, कब वापस बंद किया है, उसके बारे में देखना है। ठीक है, और उसके बाद में टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स है, कितना अमाउंट देते हैं, कौन एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नहीं तो इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। मेजरमेंट वाइटल साइन जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है उससे पहले मेजरमेंट करते रहना है। रेडिएंट वार्मर पे रखना है, रेडिएंट वार्मर, बच्चे को रेडिएंट वार्मर रखना है ताकि टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो, उसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में अम्बलाइकस पे जो इन्फेक्शन है, यदि कैथेटर लगा हुआ है तो उसका अम्बलाइकल इन्फेक्शन रोकने के लिए केयर करते रहना है, नहीं तो अम्बलाइकस पे क्या होगा, इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी। और उसके बाद में है प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, तो ये करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था आपके नर्सिंग मैनेजमेंट। तो आज अपने जो पार्ट 2 के अंदर पढ़ा, जिसके अंदर डायग्नोसिस के बारे में बात किया, उसके बाद में मैनेजमेंट के बारे में बात किया, जिसमें मैनेजमेंट के अंदर फोटोथेरेपी के बारे में डिटेल से बात किया, उसके बाद में कैसे टेक्निक्स उसकी अपनाते हैं, उसके बारे में ब्लड एक्सचेंज की बात किया, जिसके अंदर फुल एंड पुश टेक्निक
को अपनाया और कहाँ पे कैथेटर लगाते हैं, कितना लंबा कैथेटर होता है, कहाँ तक पहुँचता है, कितना निकालते हैं, कितना देते हैं। और उसके बाद में इंडिकेशन पढ़े थे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट इंडिकेशन था, और उसके बाद में मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा, और उसके बाद में जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट, फोटोथेरेपी के टाइम देते टाइम में मैनेजमेंट, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम में क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं उसके बारे में बात किया। आई हैव होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा। लाइक एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में। धन्यवाद।